नमस्कार प्यारे दोस्तों, सजीवों के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं हम। वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन के लिए हम पढ़ रहे हैं और पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत यह नेक्स्ट वीडियो मेरा आपके लिए उपलब्ध है। सजीवों के वर्गीकरण की यदि बात करें तो पादप जगत और जंतु जगत तथा सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत हम सजीवों को बांटते हैं। और जो सजीव प्राणी होते हैं वो बहुकोशिकीय हो सकते हैं, यानी कि उनमें एक से अधिक कोशिका हो सकती है, या फिर वो एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति हुआ रॉबर्ट हार्डिंग डिटेकर। ये रॉबर्ट हार्डिंग डिटेकर ने जो जंतु जगत है, इस जंतु जगत को 5 भागों में विभक्त किया था कि जंतु जगत 5 प्रकार का हो सकता है। और ये जो जंतु जगत है, इसके 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है इसका मोनेरा, यानी कि जो हमारा जंतु जगत होता है उसमें एक मोनेरा होता है। इसमें जो जीवाणु होते हैं वो सामान्यतः आते हैं, तो मोनेरा हम उन्हें कहते हैं जो जीवाणु होते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो भी जीवाणु होते हैं उनको मोनेरा कहा जाता है। ये जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। जो पहला पार्ट है इसका, वो रॉबर्ट हार्डिंग डिटेकर नाम के व्यक्ति ने बताया। और इसने कहा कि भाई 5 प्रकार के टाइप्स होते हैं इसके, जिसमें से पहला टाइप है मोनेरा। दूसरे टाइप की यदि बात करें तो दूसरा टाइप है आपका प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा यह एक कोशिकी होता है। और इसमें जो झिल्ली होती हैं वो यूकेरियोटिक होती हैं। ठीक है। और इसमें यूकेरियोटिक जीवों को शामिल किया जाता है। तो मोनेरा होता है एक, जो जिसमें सामान्यतः जीवाणु आते हैं, और दूसरा होता है प्रोटिस्टा, जिसके अंदर एक कोशिकी यूकेरियोटिक जीवों को शामिल किया जाता है। तीसरे नंबर पे हमारे कवच आते हैं, जिन्हें हम फंगी कहते हैं। और इसमें मशरूम, फफूंद आदि को हम शामिल करते हैं। तो जितने भी मशरूम, फफूंद वगैरह होती हैं ये कवच कहलाते हैं, फंगी कहलाते हैं। तो ये तो 3 टाइप हो गए। चौथा टाइप में आता है पादप। पादप में जैसे कि आपके जितने भी पौधे वगैरह होते हैं ये पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। इसमें शैवाल भी आते हैं, और ये हरे पादपों का स्थान पर आता है, यानी कि हरे पौधे जो होते हैं उनको सामान्यतः पादप जगत के अंतर्गत रखा जाता है। और नेक्स्ट जो आते हैं वो जंतु जगत में आते हैं, जिसमें आप सब होते हैं। बहुकोशिकी जंतु इसमें शामिल होते हैं, जिसमें मेटाबोआ कहलाते हैं, यानी कि इनको मेटाबोआ कहा जाता है। तो टोटल 5 प्रकार हैं, और इन 5 प्रकारों के अंदर एक है मोनेरा। मोनेरा सेकंड है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ये प्रकार है। तीसरा है कवच, और चौथा जो है वो है आपका पादप, और पांचवा जो है वो आपका जंतु है। इसी में आपका पूरा का पूरा इकोसिस्टम चलता है। ठीक है। तो पादप सामान्यतः हम जो पेड़ पौधे होते हैं उनको कहते हैं, और जंतु जगत में वो सब लोग आ जाते हैं, वो सभी जानवर आ जाते हैं जो जंतु के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ये 5 प्रकार किसने बताया, एक बार पुनः देख लेना। ये पांचों प्रकार को बताया रॉबर्ट हार्डिंग डिटेकर नाम के व्यक्ति ने। रॉबर्ट हार्डिंग डिटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग नाम था इसका, और ये था डिटेकर नाम का व्यक्ति, डिटेकर। ठीक है, डिटेकर नाम के व्यक्ति ने बताया है। तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है इसके अंतर्गत हम पेड़ के प्रकार पढ़ते हैं। तो देखिए, एक होते हैं शाख। शाख वे होते हैं जो आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनका तना हरे रंग का होता है और बहुत ही कोमल होता है। ठीक है। इसमें अत्यधिक टहनियां नहीं पाई जाती हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पौधे होते हैं। और इसमें अगर उदाहरण आप इसका देखोगे तो जो धनिया होता है खेत का, और मेथी, पालक, ये सब शाख के अंतर्गत आते हैं। तो पौधे हम पढ़ रहे हैं, और पौधों में सबसे छोटे जो पौधे होते हैं उनको शाख कहा जाता है। और शाक के अंतर्गत हमारे जो धनिया, मेथी, पालक, ये जो सारी चीजें होती हैं ये शाक के अंतर्गत शामिल होती हैं। ठीक है। तो इन्हें शाक कहा जाता है। तो आकार में बहुत छोटे होते हैं, इनकी टहनियां और जो इनकी जड़ें होती हैं वो बिल्कुल मुलायम होती है। ठीक है। तो ये शाक होते हैं। शाक के बाद आती है झाड़ियां। ठीक है। और झाड़ियां जो होती हैं इनका आकार शाक से बड़ा होता है, यानी कि शाक से क्या होती है, बड़ी होती है। और इनका तना जो होता है वो कठोर होता है। ठीक है। तो झाड़ियां सामान्यतः कठोर होती है, जिसमें कई सारी शाखाएं होती हैं और इनके आधार पर निकलती हैं। जैसे गुलाब जो होता है वो एक प्रकार से झाड़ी है। गुड़हल का जो पौधा होता है वो भी झाड़ी के अंतर्गत आता है, और नींबू का जो पौधा होता है वो भी झाड़ी के अंतर्गत आता है। तो पौधों में सबसे छोटे जो होते हैं वो शाख होते हैं। शाख के बाद आते हैं झाड़ी नुमा पौधे। तो ये तो हो गए आपके 2 टाइप। ठीक है, पौधों के अंतर्गत। तीसरा जो टाइप है उसमें हम ट्री को शामिल करते हैं, वृक्ष को शामिल करते हैं। इनका आकार बहुत बड़ा होता है। तो जितने भी ट्री आपने देखे होंगे सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ये विशाल होते हैं। इनका जो तना होता है वो कठोर होता है और मोटा होता है। भूरे रंग के होते हैं, यानी कि इनकी जो छाल होती है वो भूरे रंग की होती है। और इनके तने कई शाखाओं में बटे होते हैं, यानी कि आपने अगर पेड़ देखा होगा तो पेड़ अलग अलग टहनियां उसकी होती हैं, और पेड़ अलग अलग प्रकार से आपको इस प्रकार से दिखाई देता है। तो पेड़ वाकई में बहुत बड़ा होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा शाख को। शाख के बाद हमने कहा कि भाई झाड़ियां होती हैं, और झाड़ियों के बाद हमने वृक्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो वृक्ष के अंदर चारों ओर जो होती हैं
इसकी जो टहनियाँ फैली होती है, और चाहे आपका आम हो गया, नीम हो गया, जामुन हो गया, ये सब प्रकार के जो पौधे होते हैं ये इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, तो नीम, जाम्बू, पीपल और कीकर, ये अलग अलग प्रकार के पौधे इसके अंतर्गत शामिल होते हैं जिन्हें हम ट्री में शामिल करते हैं। फिर लताएं आती हैं। लताओं के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जो अत्यंत कमजोर होते हैं। छोटे छोटे पौधे और कमजोर पौधे आते हैं। इसमें स्थिर रहने की सहायता की आवश्यकता होती है, या ये दो अलग अलग भागों में बटे होते हैं। ठीक है, तो लताओं के आधार पर भी इन पौधों को दो रूप में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से आपने यहाँ पे ये समझा कि जो हमारे वृक्ष होते हैं, इन वृक्षों को हम मूल रूप से अलग अलग प्रकारों से बांटते हैं, और इसके अंतर्गत हमने अलग अलग टाइप देखे। पहला टाइप देखा शाक का, जिसे सामान्यतः हम क्या कहते हैं, शाक कहते हैं, और शाक में आपके हरे पौधे आ जाते हैं जिसमें आपका धनिया वगैरह, मेथी वगैरह आ जाता है। और दूसरे जो आपके आते हैं उसके अंतर्गत हमने झाड़ियों को देखा। झाड़ियों में हमने देखा कि गुलाब, नींबू वगैरह सब झाड़ियों में आते हैं। और वृक्षों की हमने बात की तो वृक्षों के अंतर्गत आपके ये सारे के सारे पौधे आ गए। ठीक है, और लताओं के अंदर जो छोटे पौधे होते हैं जो अपने उस पर खड़े नहीं हो सकते, ऐसे पौधों को शामिल किया जाता है। अब नेक्स्ट जो आता है, इसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले पेड़ पौधों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे जो समुद्री किनारे पर पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको अलग कहा जाता है। जो पानी के अंदर पनपते हैं उन पेड़ पौधों को भी अलग कहा जाता है। ठीक है, तो देखो, एक होते हैं हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, ये हाइड्रोफाइट्स होते हैं और इन्हें हम हिंदी के अंदर कहते हैं जलोदमग्ध। इसका मतलब ये होता है कि ये पानी में पाए जाते हैं, यानी कि इनका जो पूरा का पूरा पोषण होता है वो पानी के अंदर होता है, और इनकी जो जड़ें होती है वो कम विकसित होती है। तो पानी के अंदर इनका पोषण होता है और इनकी जो जड़ें होती है वो क्या होती है, कम विकसित होती हैं। तो ऐसे पौधे जो सामान्यतः पानी के अंदर बनते हैं और इनकी जड़ें जो होती है वो कम विकसित होती है, और इनकी पत्तियां पतली और संकरी होती है, तो इन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स वो पौधे पौधे कहलाते हैं जो सामान्यतः पानी के भीतर पैदा होते हैं, और इनकी जो जड़ें होती है वो कमजोर होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो मोम की परत जो होती है उसकी तरह ये दिखाई देती है, और इसमें अलग अलग पौधे होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पौधे जो पानी के अंदर होते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। अब आते हैं लवणोद्भिद। लवणोद्भिद का मतलब होता है हेलोफाइन। हेलोफाइन पौधे वो पौधे होते हैं जो दलदली या नमकीन क्षेत्र में होते हैं। तो समुद्री किनारे सामान्यतः जहां होते हैं वह हेलोफाइन्स पौधे होते हैं, और ये पौधे जो होते हैं ये दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन पौधों की जड़ें जमीन से ऊपर निकली हुई होती है, और ये पौधे सामान्यतः आपको दिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो आपका सुंदरबन का डेल्टा है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो उस सुंदरबन के डेल्टा में भी हेलोफाइन्स पौधे पाए जाते हैं जो नमकीन पानी में पनपते हैं, यानी कि इनका निर्माण जो होता है वो नमकीन पानी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। वर्ग 3 के अंतर्गत ये सारे टॉपिक आपके शामिल किए गए आपके सिलेबस में, तो इनको आपको पढ़ना होता है। पहली यूनिट हमारी सेकेंड यूनिट ये चल रही है। थर्ड यूनिट हम अपने शुरू करेंगे प्राकृतिक संसाधनों की। तो पहले हमने पर्यावरण के पहले समाज और समाज के अंदर बच्चों की स्थिति को देखा था। साथ ही साथ हमने मालवाहक पशु को देखा था। मालवाहक पशु क्या होते हैं, इन सब वीडियोस को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप वर्ग 3 प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, मेसोफाइट पौधे होते हैं वह पौधे जो आपके खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं, है ना। तो सामान्यतः जो लोग खेती करते हैं वो अपनी जमीन पर जो पौधे लगाते हैं वो मेसोफाइट्स कहलाते हैं। इनका तना जो होता है वो ठोस होता है और आपका अलग प्रकार का होता है। इसके उदाहरण मक्का होता है, टमाटर होता है, गेहूं और गन्ना होता है। तो ये जिसे भी आपके अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं, ये सारे के सारे पौधे समुद्भिद कहलाते हैं या मेसोफाइट कहलाते हैं। तो मेसोफाइट वे पौधे होते हैं जो सामान्यतः कृषक जो होते हैं अपने खेत में लगाते हैं। ये पौधे जो होते हैं ये अलग अलग रूप में पाए जाते हैं और श्वसनक होते हैं, अर्थात ये सांस लेते हैं। इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इन्हें मेसोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेसोफाइट। इसके पहले जो हमने पढ़े थे वो कौन से थे सर, इसके पहले हमने जलोमत पढ़े, हाइड्रोफाइट्स जो पानी में उगते हैं, और दूसरे पढ़े थे लवणोभित अर्थात जो दलदली क्षेत्रों में होते हैं। तो ये तो हो गए समुद्भित। ये 3 टाइप के अलग अलग पौधे हमने देखे। अब अगला जो टाइप है वो एक्सट्रोफाइट है, जिसे हम मरोद्भिद कहते हैं। यानी कि ये पौधे रेगिस्तान वाले इलाके में होते हैं, कंटीले होते हैं, यानी कि कांटे वाले होते हैं। तो ये आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और इनकी जो टहनियां होती हैं या पत्तियां होती हैं वो छोटी छोटी और गहरी होती हैं, यानी कि इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, क्योंकि जब रेगिस्तान की आप बात करते हो तो रेगिस्तान में बहुत गहराई से आपको पानी लाना होता है। तो अंदर इनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती है ताकि ये पानी को नीचे से खींच सके। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो ज़ेरोफाइट्स होते हैं
उनकी जो जड़ें होती हैं क्या वो गहरी होती हैं? तो आप कहना कि इनकी जड़ें गहरी होती है, क्योंकि ये नीचे से क्या लेकर आते हैं? पानी लेकर आते हैं। और इन पौधों के तने जो होते हैं वो छोटे होते हैं और जिस पर आपके अलग अलग प्रकार की चीजें विद्यमान होती है ना। और इसमें नागफनी का पौधा आता है, एकासिया का पौधा आता है और यूफोर्निया का पौधा आता है। जैसे आपने खेर वगैरह का पौधा सुना होगा, खजूर का पौधा सुना होगा, तो ये सामान्यतः रेगिस्तान में होते हैं और इन्हें जेरोफाइट्स कहा जाता है। तो जेरोफाइट्स पौधे वो होते हैं जो रेगिस्तान के अंदर होते हैं। अब हम कुछ पौधों की बात कर लेते हैं, कुछ पेड़ की बात कर लेते हैं जो भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो 4 टाइप मैंने आपको बता दिए कि पानी में जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मरुस्थल में जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लवणी भूमि में जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इससे आपको पता चला कि किस प्रकार से हम पौधों के अंतर्गत इन चीजों को शामिल करते हैं। ठीक है सर। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे भारत में अलग अलग टाइप पाए जाते हैं पौधों के, ठीक है, वो पौधों के टाइप कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से उनके अंतर्गत हम पेड़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला टाइप देखिएगा। अगला जो टाइप है वो बरगद है। बरगद एक प्रकार का पेड़ है और बरगद की यदि बात की जाए, बरगद की यदि बात की जाए तो ये एक विशालकाय वृक्ष होता है। बरगद का पेड़ आप सबने देखा होगा और बरगद के पेड़ के अंतर्गत हम शामिल करते हैं एक विशालकाय पेड़ को। तो बरगद एक विशालकाय पेड़ होता है जिसका फैलाव अधिक होता है और इसकी शाखाएं बहुत गहरी होती हैं। आपने अगर बरगद के पेड़ को देखा होगा तो कुछ इस प्रकार से बरगद का पेड़ आपको दिखाई देता है और इसकी टहनियां बहुत लंबी लंबी बाहर तक निकलती रहती है। इसका मतलब ये जो पेड़ होता है ये काफी बड़ा पेड़ होता है, ठीक है, जिसका फैलाव अधिक होता है और इसकी शाखाएं जड़ें भी निकलती है ना। ये हमारा राजकीय भी कहलाता है ना, यानी कि राजकीय तौर पर भी बरगद के पेड़ को मान्यता दे रखी है अलग अलग सरकारों ने। इसकी शाखाएं और जड़ें होती हैं और जो रूट होता है वो काफी गहरा होता है। अब अगला जो पेड़ आता है वो आता है क्रोटन। क्रोटन ये पौधा फसल के साथ बोया जाता है और ये बताने में समर्थ है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि क्रोटन जब हम फसल में लगाते हैं तो ये जितना ज्यादा सूखता है तो हमें पता लग जाता है कि पानी की कब आवश्यकता है। इसकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं होती हैं और यह मुरझाने से लगता है कि फसल में सिंचाई की आवश्यकता है। तो सामान्यतः जो उत्तर प्रदेश और पंजाब वाले इलाके हैं वहां पे क्रोटन लगाया, क्रोटन नहीं है, क्रोटन है। क्रोटन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पौधा जिसकी जो जड़ें होती हैं वो कम गहरी होती हैं और कम गहरी जड़ों होने के कारण पता चल जाता है कि फसल में सिंचाई की कितनी आवश्यकता है ना। तो इससे हम पता लगा लेते हैं। तो क्रोटन भी एक प्रकार का पौधा होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। एक होता है केला। केले का पौधा एक प्रकार का शाक है, यानी कि हरे पौधे के अंतर्गत अभी हमने जो शाक समझा था उसके अंतर्गत इसको हम लेते हैं और इसका जो तना होता है काफी कमजोर होता है और केले के फूल व फल दोनों खाए जा सकते हैं। यानी कि केले के जो आप खाते हैं वो फल होते हैं और इसके फूल जो होते हैं वो भी खाए जा सकते हैं। ठीक है, एक होता है खैजड़ी। ये भारत के रेगिस्तान क्षेत्रों में होता है और इसमें सामान्यतः कांटे होते हैं। ठीक है, तो कांटे वाला होता है और इसमें अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो खेजड़ी जो होता है वो रेगिस्तान में होता है और इसमें अधिक कांटे जो है होते हैं। तो अधिक कांटों के कारण ये मरुस्थल के अंदर होता है और इसकी जड़ें जो होती हैं बहुत गहरी होती हैं और ये छायादार भी होता है क्योंकि रेगिस्तान में इसमें छांव भी आपको मिल जाती है। ठीक है, अब एक होता है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक की बात करें तो ये मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है और ये रेगिस्तान में आपको मिलेगा। इसकी जड़ें जो होती है काफी गहरी। देखो रेगिस्तान में जो भी पेड़ होगा उसकी जड़ें सामान्यतः गहरी होती है ना, क्योंकि वो बहुत नीचे से पानी को अब्जॉर्ब करेगी, बहुत नीचे से पानी को खींच के लाएगी, इसलिए उसकी जड़ें हमेशा गहरी होती हैं और यह पानी में स्थिर होता है और पत्तियां इसकी बहुत कम होती है। यह जो होता है यह अलग अलग प्रकार से आपका जाना जाता है। ठीक है सर। देखिए इसके अंदर पतला पाइप डालकर पानी को बाहर निकाला जा सकता है। आपने वीडियोस वगैरह के माध्यम से भी ऐसे पौधे देखे होंगे जिसको थोड़ा सा अगर आप काटेंगे तो ओक नाम का जो पेड़ होता है उसके अंदर से पानी निकलता है। अब देखो जब हमने पेड़ को समझ लिया, पौधों को समझ लिया, शाक को समझ लिया और इन सारी चीजों को समझ लिया, तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो पौधे होते हैं, ये जो पेड़ होते हैं, इनके अलग अलग पार्ट का क्या यूजेस होता है। जैसे जड़ का क्या उपयोग है, अब पत्तियों का क्या उपयोग हम कर सकते हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। यही हमारे सिलेबस में दे रखा है कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो हम एक एक करके इनको समझेंगे कि किस प्रकार से पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अलग अलग उपयोगी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जड़ की। जड़ जो होता है ये पौधे का वह भाग होता है जो प्राय भूमि के अंदर होता है। तो जब भी आप भूमि में कोई पौधा लगाते हो तो उसकी जो जड़ें, जो रूट होती है वो नीचे तक जाती है और ऊपर आपको दिखता है पौधा।
ठीक है। तो ये ऊपर जो आपको दिख रहा है पौधा दिख रहा है, इसकी जो रूट है ये नीचे जा रही है, इसको कहते हैं जड़। इसको क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं, जो प्राय भूमि के अंदर होती है। तो जड़ हमेशा भूमि के अंदर होती है, और ये दो प्रकार की हो सकती है, एक हो सकती है मूसला जड़ और एक हो सकती है अकड़ा जड़। ठीक है, तो मूसला जड़ और अकड़ा जड़ इन्हें कहा जाता है, और जड़ के दो अलग अलग टाइप होते हैं। मूसला जड़ के उदाहरण में मटर आता है, चना आता है, मूली आती है, गाजर आती है, सरसों आता है, जामुन आता है, सलजम आता है, आम, चकुंदर आदि। और इकड़ा जड़ के उदाहरण में गेहूं, घास, गन्ना, मक्का, प्याज, लहसुन आता है। ठीक है, तो ये जड़ें अंतर्गत आती है। तो मूसला जड़ वे जड़ें होती हैं जो सामान्यतः पतली होती हैं, और अकड़ा जड़ वो होती है जो गहरी होती है। तो गेहूं, घास वगैरह में अकड़ा जड़ होती है, गन्ना में भी अकड़ा जड़ होती है, और जो मटर वगैरह होते हैं इसमें होती है। अगर जड़ के महत्व की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ रूट, रूट क्यों जरूरी होता है? तो पानी पहुंचाने के लिए। तो पौधों को जमीन से पकड़े रखता है, यानी कि उसको एक बेस का काम करता है ताकि वो पौधा हवा में इधर उधर न जाए, तथा जमीन से जल और खनिज पदार्थ भी अवशोषित करता है। तो अगर जड़ नहीं होती है तो पौधा नहीं बन सकता, या पौधा बड़ा नहीं हो सकता। तो उसमें खनिज पदार्थ के साथ साथ जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो जड़ के माध्यम से ही पौधों की पत्तियों तक पहुंच पाती है। ठीक है, इसीलिए जड़ हमारे लिए उपयोगी होता है। तना, तना पेड़ का वो पार्ट होता है जो भूमि के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, तो इसे तमा भी कहा जाता है, और ये हरा व भूरे रंग का हो सकता है। तने पर ही टहनियां एवं पत्तियां निकलती हैं। ठीक है, तो जो मेन तना होता है उस तने पर ही अलग अलग टहनियां, अलग अलग पत्तियां निकलती हैं। ठीक है, और ये जो तना होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तने की इंपॉर्टेंस की बात करें, तना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो फिर मैं आपसे कह रहा हूं, पेपर के अंदर ये सब सिलेबस के अंदर मेंशन है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इतनी इजी चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं। आप इजी पेपर दे रहे हो। वर्ग 3 का जो जॉब होता है वो बच्चों को पढ़ाने का जॉब है, और बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा आपसे पूछ सकता है कुछ भी प्रश्न कि सर ये पत्तियां हैं ये क्या है, सर ये तना किसे कहते हैं, सर ये जड़ें क्या है। इसीलिए आपके सिलेबस में डाल रखा है, क्योंकि आप 11 12 9 10 को नहीं पढ़ाने वाले हो, आप फर्स्ट टू फिफ्थ को पढ़ाने वाले हो। वो बच्चे जो अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में है, वो बच्चे जिनके अंदर प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति होगी वो ज्यादा होगी। हर बात में वो आपको टोक सकते हैं कि सर जी बताइए ये क्या है, सर जी बताइए ये क्या है। इसलिए आपके सिलेबस को पूरी तरह से ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे छोटे बच्चे को समझाया जाता हो। ठीक है, तो आप फर्स्ट टू फिफ्थ के टीचर बन रहे हो, आप 11th 12th के टीचर नहीं बन रहे हो। इसलिए आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है कि पौधों के कितने प्रकार होते हैं, पौधों में जड़ें क्या काम करती है, तना का क्या काम करता है, क्योंकि यही सब चीजें आपको अपने अभ्यर्थियों को, अपने विद्यार्थियों को समझानी पड़ेगी स्कूल में जाके। इसीलिए आपको ये सारी चीजें बताई जा रही है ना। थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि सर हम इतनी बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम ये ऐसी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं। ये कोई वो वाली नौकरी नहीं है, ये पढ़ाने वाली नौकरी है, कंपटीशन का एग्जाम नहीं है। यहाँ पे आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, और बच्चों को पढ़ाने के लिए जो आपका आयोग है वो आपसे ये अपेक्षा रखता है कि जो बच्चे प्रश्न आपसे पूछेंगे वो आप बेहतर ढंग से उनको बता पाओगे। इसीलिए आपके सिलेबस को ऐसे डिजाइन किया गया है। इसके अंदर पेडागोजी भी आएगा आगे, जब हम पेडागोजी पढ़ेंगे तो उसमें और मजा आने वाला है आपको। ठीक है, सीडीपी के अंदर और ज्यादा मजा आएगा। तो पूरा सिलेबस बच्चों पर केंद्रित है। हमारा जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, एनसीएफ जिसे हम कहते हैं, उसमें बच्चों को केंद्र में रखकर ही सिलेबस को डिजाइन किया जाता है। बच्चों को केंद्र में रखने का मतलब है कि उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके टीचिंग लाइन से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है उनके बच्चों से, कि बच्चे को कैसे सिखाया जाए। इसलिए आपकी ट्रेनिंग, आपका सिलेबस बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है, ताकि कल को आप टीचर बनो तो बच्चे आपसे क्या पूछते हैं उसका आंसर आपके पास हो। इसीलिए सिलेबस इतना अच्छा बनाया गया है ना। तो आपको बड़ा इजी लगेगा, और ये इजी है भी सही। कोई वो वाली बात नहीं है इसको क्रैक करना। 75 नंबर नॉर्मली व्यक्ति ला पाएगा इसमें। ठीक है, आपको बस क्लासेस अटेंड करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। ठीक है, तो तने की बात कर रहे थे हम। तने का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ जो तना होता है, ये जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पत्ती तथा पौधों तक पहुंचाता है। तो जब भी हम पेड़ को देखते हैं तो पेड़ के अंदर जो बड़ी बड़ी टहनियां होती हैं उनको ही सामान्यतः तना कहा जाता है, जिस पर पत्तियां लगी होती है। ठीक है, तो ये नीचे से जो आ रहा है उसको खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाता है। अब पेड़ पे जो फूल लगते हैं उसका क्या महत्व है? फ्लावर्स जो होते हैं ये पौधों के विकास में सहायता करते हैं, क्योंकि फूल
पौधे के प्रजनन का अंग होते हैं, यानी कि पौधा जब आगे बढ़ता है तो उसके प्रजनन का एक अंग होता है फूल। और फूलों की पंखुड़ियां जो होती है वो क्या होती है, रंगीन होती है, सबको पता है। विभिन्न प्रकार के पौधे पंखुड़ियों का रंग भिन्न भिन्न हो सकता है, अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, और पंखुड़ियां अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। तो सभी पेड़ की पंखुड़ियां एक जैसी नहीं होती हैं और सभी पेड़ के फूल एक जैसे नहीं होते, ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। फूलों में सबसे बड़ा फूल जो होता है वो रफेलेसिया का पौधा होता है, और सबसे छोटा जो होता है वो वुल्फिया का होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो याद रखना विश्व के अंदर सबसे बड़ा फूल जो होता है वो रफलेसिया का होता है, और सबसे छोटा जो होता है वो वुलूफिया का होता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। और फूलों की घाटी आपको चमोली में मिलेगी और उत्तराखंड जिसे कहते हैं। तो फ्लावर्स वैली जो मिलती है, फ्लावर वैली, ये आपको मिलेगी उत्तराखंड के अंदर, यूके के अंदर। उत्तराखंड मतलब भारत का राज्य उत्तराखंड, वहां की बात हो रही है, और वहां पे फ्लावर्स वैली होती है। फूलों का क्या महत्व होता है, तो परागकरण की प्रक्रिया फूलों द्वारा ही संपन्न होती है, और इस प्रक्रिया के द्वारा ही पौधे आगे बढ़ते हैं। यानी कि अपने पौधों का जो अलग अलग विकास होता है, पौधों पर जो आपके छोटे छोटे फल लगते हैं, ये सब फूल की वजह से लगते हैं। तो पहले फूल आते हैं, उसके बाद फल आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। फलों के महत्व के अंतर्गत हमने फ्लावर्स का इंपॉर्टेंट देखा कि फ्लावर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि फ्लावर आएंगे तभी उसका प्रजनन होगा, और प्रजनन होगा तभी कोई फल बनेगा, ठीक है। तो फलों का ये महत्व होता है। अब देखो, इसमें दो टाइप से हम चीजों को समझते हैं, एक होते हैं स्वपोषी जीव और एक होते हैं परपोषी जीव। जब भी हम पौधों की बात करते हैं तो हमको दो प्रकार से चीजों को समझना होता है। एक हमको समझना होता है स्वपोषी, जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और ये पौधे जो होते हैं ये क्लोरोफिल तथा सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपना भोजन बनाते हैं। देखो, स्वपोषी का मतलब है जो स्वयं अपना भोजन तैयार करें। स्वपोषी जो स्वयं भोजन तैयार करें। तो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण की मदद से। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया असंभव है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा दिन में होती है, क्योंकि इसमें सूर्य की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पौधे जो क्लोरोफिल तथा सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपना भोजन बनाते हैं और स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी का मतलब वो स्वयं अपना भोजन बना रहे हैं, और सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। तो जितने भी हरे पौधे आप लोग देखते हो, ये सारे के सारे हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है। तो हरे पौधों को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। तो सारे के सारे जो हरे पौधे आपके हैं ये स्वपोषी हरे पौधे कहलाते हैं, इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। परपोषी नाम से स्पष्ट है कि परपोषी उन्हें कहा जाएगा जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होंगे। तो जो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तथा अन्य पौधों के ऊपर डिपेंड होते हैं, ऐसे पौधे जो होते हैं उनको परपोषी कहा जाता है। तो स्वपोषी वे होते हैं जो स्वयं भोजन बनाते हैं, और परपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं। तो परपोषी जो होते हैं उनको फिर दो भागों में हमने देखा है। स्वपोषी तो मैंने बता दिया कि स्वपोषी खुद अपना भोजन बनाते हैं, और परपोषी जो होते हैं उसके भी दो टाइप होते हैं। एक तो वो टाइप होता है जो मृतजीवी होता है। मृतजीवी मतलब कि एक पौधा है या एक जीव है जो मरे हुए जीवों को खाता है, तो वो मरे हुए उस पर डिपेंड है। तो मृत जीवी वे पौधे जो अपना भोजन अन्य प्राणियों के मृत पदार्थ से, जैसे चील है तो चील क्या खाती है, कोई पशु मर जाएगा उसको खाएगी, है ना। अलग अलग जो आपने देखे होंगे, अलग अलग जो बर्ड्स होते हैं वो मरी हुई चीजों को खाते हैं। तो ये मृत जीवी कहलाते हैं, यानी कि ये मृत जीवों को ही ग्रहण करते हैं अपने भोजन के लिए, तो इन्हें मृत जीवी कहा जाता है। जैसे कवक हो गया, फफूंद हो गया, मशरूम हो गया, ये सब मृत जीवी के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं, मृत जीवी के अंतर्गत। अब परजीवी भी होते हैं जो पौधों से अपना भोजन बनाते हैं और अन्य जीवित प्राणियों को खाते हैं। आपने भैंस के ऊपर बैठे हुए किसी पक्षी को देखा होगा जो भैंस के अंदर से किसी जीव को निकालता है और उसको खा जाता है, इसको कहते हैं परजीवी। देखा होगा, भैंस जा रही है, भैंस के ऊपर कोई बाज या कुछ भी बैठा हुआ होगा, और वो भैंस के उस बॉडी के अंदर से कोई ना कोई जीव को निकालेगा अपनी चोंच से और खा लेगा, तो वो परजीवी होते हैं। तो मृतजीवी समझ में आ गया। मृतजीवी वो चीजें होती हैं जो सामान्यतः मृत भोजन को प्राप्त करती हैं, और परजीवी वो होते हैं जो दूसरे भोजन पर आश्रित होते हैं, दूसरे के भोजन पर आश्रित होते हैं, किंतु परजीवी जीवित को ही खाते हैं, ठीक है। तो जीवित को ये खाते हैं। तो ये आपका जो यूनिट था उसका पेड़ पौधों वाला टॉपिक था, ये छोटा सा टॉपिक था, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम संसाधन की बात करेंगे, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और संसाधन कौन कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे, जिसमें हम कोयला वगैरह को भी देखेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वर्ग 3 का ये वीडियो आपको उपलब्ध हो गया। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो मैंने डाल दिए, वो आप जरूर देखें।
30 आउट ऑफ 30 ये मेरा लक्ष्य है। 30 में से 30 नंबर पर्यावरण अध्ययन के अंदर हम लेकर आएंगे और इसके बाद हम सीडीपी को भी बहुत जल्द शुरू करेंगे। एनटीपीसी रेलवे वाले करंट अफेयर की ईयरली क्लासेस मेरी चल रही हैं, उसको आप जरूर देखें। मैंने एक क्लास अपलोड कर दी है, सेकंड क्लास में आज अपलोड कर दूंगा। ईयरली करंट अफेयर आपको कहीं से नहीं पढ़ना है, कोई मैगजीन नहीं खरीदना है, आपको बस वीडियो देखना है। पूरे करंट अफेयर को मैंने कवर करवाना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।